कोमारभृत पार्ट बी में सिलेबस का पॉइंट नंबर जो 4 है, प्रसवकालीन अभिघात, तो उसमें एक टॉपिक आता है एक्सपेक्सिया नियोनेट्रम, श्वासा अवरोध। ठीक है, तो नवजात शिशु का श्वासा अवरोध कैसा होता है वही बताया गया, बर्थ एक्सपेक्सिया। तो देखिए, बर्थ एक्सपेक्सिया जो होता है इज नॉट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री पल्मोनरी रिस्पायरेशन एट बर्थ। मतलब जो बर्थ एक्सपेक्सिया होता है, मतलब जन्म के समय जो श्वासा अवरोध होता है, इसका अर्थ सिर्फ इतना होता है कि जो पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है बर्थ के समय, मतलब जन्म के समय जो उसका श्वसन होता है वो संतोषजनक, मतलब सेटिस्फैक्टरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाता है, जितना अच्छे से प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इसी को बोलते हैं बर्थ एक्सपेक्सिया। या तो आप ये याद कर लें या ये वाली याद कर लें। देखो, डेप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज टर्म एज एक्सपेक्सिया। देखो, डेप्रीवेशन मतलब होता है कमी, तो कमी किसकी हुई? कमी तो ऑक्सीजन की, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग के प्रोसेस में, तो उस टर्म को क्या कहेंगे? एक्सपेक्सिया कहेंगे। मतलब सांस लेने की प्रक्रिया में किसकी कमी हो गई? ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसी को कहा जाता है श्वासा अवरोध कहा जाता है। ठीक है, बर्थ एक्सपेक्सिया। तो आप कोई भी दोनों याद कर लें या कोई एक याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं करेगा, दोनों एक ही जैसे हैं। देखो, पेरीनेटल एक्सपेक्सिया क्या कहलाता है? अब देखिए, पेरीनेटल एक्सपेक्सिया तो यह है डेप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन टू फीटस आर न्यूबॉर्न या फीटस को ऑक्सीजन की कमी हो तो इसे एक्सपेक्सिया नियोनेट्रम कहा जाता है। ठीक है, नवजात के लिए नवजात शिशु श्वास अवरोध कहलाएगा ड्यू टू हाइपोक्सिया या इस्चीमिया। तो आपको समझ गए, हाइपोक्सिया की कंडीशन मतलब ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, अब देखो, हाइपोक्सिया या इस्चीमिया के कारण जो होता है फीटस को या नवजात को ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। इसी को कहते हैं पेरीनेटल एक्सपेक्सिया। तो आपका क्लियर हुआ। देखो, NNF नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम के अकॉर्डिंग डिफाइन वो करते हैं कि एक्सपेक्सिया क्या होता है। तो एक्सपेक्सिया ऐसा एब्सेंस ऑफ क्राई एट 1 मिनट, ठीक है, और सीवियर एक्सपेक्सिया एज एब्सेंट आर इनएडिक्वेट ब्रीथिंग एट 5 मिनट। मतलब नेशनल नियोनेटोलॉजी के अनुसार जो श्वासावरोध होता है ये अगर 1 मिनट हो, 1 मिनट अगर रोने की अनुपस्थिति बच्चे के अंदर रहे तो हम नॉर्मल कहेंगे। लेकिन अगर गंभीर रूप से कहेंगे, सीवियर एक्सपेक्सिया कब कहेंगे? जब 5 मिनट तक उसके अंदर अनुपस्थिति रहती है तथा श्वसन भी अपर्याप्त रूप से इनएडिक्वेट ब्रीथिंग रहता है 5 मिनट तक, तो ये सीवियर कंडीशन होती है। ये NNF के अकॉर्डिंग है। देखो, NNF और WHO ने बताया है कि एक्सपेक्सिया इन टर्म ऑफ अबगार स्कोर। आपको पता है अबगार स्कोर में तीन अबगार स्कोर के डिविजन्स किए गए थे और उसमें बांटा गया था कि कौन सी कंडीशन की एक्सपेक्सिया की है। तो अबगार स्कोर अगर 0 to 3 है तो ये डिफाइन करता है सीवियर एक्सपेक्सिया को। अगर अबगार स्कोर 4 to 6 या 7 है तो ये मॉडरेट बर्थ एक्सपेक्सिया को। अगर वही 8 to 10 या 7 to 10 है तो उसी को एक्सीलेंट कहते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। एस्फेक्सिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया, हाइपर कैपेनिया, हाइपर परफ्यूजन एंड एसिडोसिस विच में भी लीड टू मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन। मतलब एक्सपेक्सिया की कुछ कैरेक्टराइज्ड किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? तो उसमें प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। हाइपोक्सिया मतलब O2 की डिफिशियंसी, O2 की कमी। दूसरा हाइपर कैपनिया मतलब CO2 की इंक्रीजमेंट, CO2 की वृद्धि। हाइपो परफ्यूजन मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज कर जाना। और एसिडोसिस मतलब होता है एनरोबिक रिस्पायरेशन इंक्रीज कर जाना, जिससे लैक्टिक एसिड इंक्रीज कर जाना। तो ये सारी कंडीशन जब होती हैं तो इससे क्या होता है? मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होता है।
ईटियोलॉजी की बात करें तो देखिए ईटियोलॉजी फैक्टर्स क्या होते हैं, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, तो इसमें 3 पार्ट आप बनाएंगे, एंटीपार्टम फैक्टर, इंट्रापार्टम फैक्टर और पोस्टपार्टम फैक्टर। अब देखिए एंटीपार्टम फैक्टर मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी, इंट्रापार्टम फैक्टर नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी से पहले का समय, ठीक है, प्रसव काल से पहले का समय। इंटरपार्टम मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी, प्रसव काल का समय। पोस्टपार्टम मतलब आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के पश्चात। तो देखो एंटीपार्टम फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन हो सकता है, प्री एक्लेप्सिया हो सकता है और एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। ये आपको इसमें एक याद कर लें, 2 याद कर लें। देखो माल न्यूट्रिशन आपको ईजिली याद रह जाएगा, एनीमिया आपको याद रहेगा, तो ये 2 याद कर लीजिए और क्या, जो आपको याद हो पाए वो याद कर लीजिए आप। देखो ड्यूरिंग डिलीवरी क्या क्या हो सकता है, तो प्रोलॉन्ग डिलीवर होता है, लंबे समय तक प्रसव, या कॉर्ड प्रोलेप्स हो सकता है, उसका कॉर्ड प्रोलेप्स कर जाए। पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद क्या हो सकता है, तो देखिए न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज ऑफ न्यूबॉर्न, एक ही आप लिखेंगे वही सफिशिएंट है, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी ऑफ न्यूबॉर्न, कोई न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी होती है उस न्यूबॉर्न के अंदर। तो देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, तो इसमें पहले आप कंडीशन दिखाएंगे एपनिया की, और एपनिया को आप 2 पार्ट में बांटेंगे, प्राइमरी एपनिया एंड सेकेंडरी एपनिया। जो प्राइमरी एपनिया होता है इस एक्सपेक्सिया कंटिन्यू रहता है, बट रिस्पायरेटरी मूवमेंट सीजेस इन्फेंट इंटर टू प्राइमरी एपनिया, और रिस्पायरेटरी मूवमेंट जो होता है सीजेस हो जाता है इन्फेंट का, तो बच्चा किसमें इंटर कर जाता है, प्राइमरी एपनिया में। मतलब हिंदी में मैंने लिख दिया है, अगर श्वासारोध कंटिन्यू रहे, जारी रहे, और श्वसन की गति मतलब रिस्पायरेटरी मूवमेंट क्या हो, रुक जाए, सीसेस, ठीक है, तो शिशु कहाँ चला जाएगा, प्राइमरी एपनिया में चला जाएगा, प्राइमरी श्वासा निरोध में चला जाएगा, प्रवेश कर जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए नीचे मैंने बताया है, आप ऐसे बना देंगे कॉपी में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कैसे आपको अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन। तो प्राइमरी एपनिया जो होता है उसमें हार्ट रेट जो होता है बिगिन टू फॉल, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर टोन जो होता है बच्चे का, बेबी का, वो डिक्रीज करने लगता है, लेकिन जो उसकी बीपी होती है वो नॉर्मल बनी रहती है। तो इस कंडीशन में बॉडी को टेक्टाइल स्टिमुलेशन देते हैं। कौन सा स्टिमुलेशन, टेक्टाइल स्टिमुलेशन। लेकिन अगर बात करें सेकेंडरी अपनिया की, तो देखिए सेकेंडरी अपनिया में एक्सपेक्सिया कंटिन्यू बट इन्फेंट डेवलप डीप गैस्पिंग रिस्पायरेशन, ठीक है, अगर श्वासावरोध जारी है फिर भी, एक्सपेक्सिया जारी है, कंटिन्यू है, फिर भी शिशु क्या करता है, गहरी सांस लेता है, डीप गैस्पिंग रिस्पायरेशन, उसमें कठिनाई होती है, क्या होती है, कठिनाई होती है। तो इससे क्या होगा, सेकेंडरी अपनिया होगा। सेकेंडरी अपनिया में देखिए नीचे मैंने बनाया है आपको कि देखिए इसमें हार्ट रेट जो होता है वो डिक्रीज कर जाएगा, सेम। इन्फेंट का जो होता है वो बिकम फ्लैसिड हो जाएगा, बीपी उसकी यहाँ पे नॉर्मल नहीं रहेगी, डिक्रीज होने लगेगी, तो उसे हम पीपीबी पे रखेंगे। पीपीबी मतलब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। एपनिया के बाद आप लिखेंगे मे कॉज मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन। आपको पता है इसमें मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन होते हैं, अभी ऊपर भी आपने देखा था, जैसे कि ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, लंग्स हुआ। अब देखिए जो बर्थ एक्सपेक्सिया है इसके टाइप्स की बात की जाए, या एक्सपेक्सिया नियोनेट्रम है या नवजात शिशु श्वासावरोध है, तो इसके टाइप्स के तो 2 टाइप्स का होता है, एक एक्सपेक्सिया लेविडा होता है, एक एक्सपेक्सिया पेलिडा होता है। देखो नाम से ही पता था, लेविडा मतलब लाइटली इसको ले लेना है, और पेलिडा मतलब इसको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा ये,
ठीक है। अब देखो ये लेविडा जो नॉर्मली लेना है तो ये मॉडरेट डिस्ट्रेस होगा। स्टेज ऑफ साइनोसिस इसमें देखने को मिलेगी। अपगार स्कोर इसका 4 to 6 होगा, मॉडरेट वाला, ठीक है। लेकिन पेलिडा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो इसमें सीवियर देखने को मिलेगा, सीवियर डिस्ट्रेस होगा, स्टेज ऑफ शॉक होगी, और अपगार स्कोर जो होगा 0 to 3 होगा, सीवियर कंडीशन होगी। डायग्नोसिस की बात की जाए तो इसमें कैसे आप डायग्नोस करेंगे, तो परसिस्टेंस अपगार स्कोर आप 0 to 3 फॉर ग्रेटर 5 मिनट, मतलब 5 मिनट से ज़्यादा 0 से 3 अपगार स्कोर लगातार बना हुआ दिखाई देगा। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन की बात की जाए तो इसमें सीजर्स देखने को मिलेंगे, कोमा देखने को मिलेगा, हाइपोटोनिया देखने को मिलेगी। एविडेंस इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको पता है मल्टी ऑर्गन क्या डिसफंक्शन हो जाएंगे। तो इसका मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट में देखिए प्रॉपर रिसस्टिटेशन देना है, प्राण प्रत्यागमन, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन पे सपोर्ट देंगे और रूटीन केयर करेंगे उसकी पेरीनेटल पीरियड तक। फिर पोस्ट रिसस्टिटेशन कैसे करेंगे उसकी केयर, तो उसमें मेंटेन करेंगे टेम्परेचर, मेंटेन करेंगे ऑक्सीजन सेचुरेशन, मेंटेन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का यूज़ करेंगे, जैसे कि फेनिटोन और फेनीबार्बिटोन। अब देखो आयुर्वेदिक अप्रोच की बात की जाए रेस्पिरेटरी सपोर्ट में, तो कैसे करेंगे बर्थ एक्सपेक्सिया की कंडीशन में, तो अष्टांग संग्रहकार ने प्रसव क्लेसिस शिशु में प्रसव के बाद जो क्लेश पाया होता है उसके लक्षण और चिकित्सा कैसे करेंगे, तो हम लोग जो पढ़े थे प्राण प्रत्यागमन वही सारी चीज़ें इसमें लिखनी। तो पहले लक्षण आप जान लीजिए कि अति प्रबल मोह और ज्वर से पीड़ित होना, क्लेश के अनुरूप रोदन में असमर्थ होना, शरीर की धातुओं का अस्थिर होना, यौवन आदि अवस्थाओं का अनुभव न होना, हस्त वस्त्र आदि का स्पर्श आरावत अनुभव होना, ठीक है, अंगों का इधर उधर फेंकना, और मृत्यु सदृश कष्ट का अनुभव करना, ये सारे लक्षण दिखेंगे। उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, तो जो हम लोगों ने प्राण प्रत्यागमन में पढ़ी थी, बला तेल से परिसेक करना है, कर्ण मूल के पास पत्थरों द्वारा ध्वनि उत्पन्न करना है, कृष्ण का बालिका शुभ्र से हवा करना है, और दक्षिण कर्ण मूल के पास मंत्रों उच्चारण करना है। तो ये हम लोगों का बर्थ एक्सपेक्सिया या एक्सपेक्सिया नियोनेट्रम या नवजात शिशु श्वासावरोध कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, दोनों एक्सपेक्ट से।